सो हे होमीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोल लैंड की बिल्कुल ही लेटेस्ट मूवी जिसका नाम द स्वॉर्ड टाओ चैंपियन है। और ये मूवी एक बहुत ही पावरफुल साइड कैरेक्टर की जिंदगी पर बेस है जिसे कि हमने सोल लैंड 1 में देखा था। बट इससे कमाल की बात यह है कि ओल्ड कैरेक्टर के साथ साथ इस मूवी में जो एनिमेशन और स्टोरी है ना वो टॉप नॉच की है। और इसमें जो ओपी और गॉड लेवल की फाइटिंग जिस तरीके से हमारे सामने इंट्रोड्यूस की गई है ना, उसे देखने के बाद तुम भी इसके फैन बन जाओगे। इस मूवी की सबसे स्पेशल बात मुझे ये लगती है कि अगर तुमने कभी सोल लैंड को टच भी नहीं किया है ना, तो भी तुम ये बहुत ही इजीली देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो सोल लैंड 1 से भी बहुत पहले की है, जब हमारे लिटिल तांग सान शियाओ और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा छोटे हुआ करते थे। तो अगर जो लोग फ्यूचर में सोल लैंड को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये मूवी परफेक्ट होगी। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, अब चलो फिर फटाफट से इस मूवी को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारी इस मूवी की स्टार्टिंग में हम गॉड रियलम को देखते हैं, जहाँ पर तांग सान जो कि गॉड रियलम में आ चुका है और यहाँ पर आशुरा गॉड उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। जिस पर तांग सान कहने लगता है कि क्या बात है, आशुरा गॉड यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा था। फिर तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने यहाँ पर मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए ही समन किया होगा। जिस पर आशुरा गॉड उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है कि इस गॉड रियलम के क्रिएट होने से पहले मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मैंने अपने क्वालिफाइड सक्सेसर के लिए हजारों सालों तक यहाँ पर वेट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गॉड रियलम तुम्हारी प्रोटेक्शन के अंदर में रहेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी ग्लोरी को और नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। जिस पर तांग सान कहने लगता है कि आखिर आपका मतलब क्या है। जिस पर आशुरा गॉड बताने लगता है कि मैं आज से गॉड रियलम को तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस कॉन्टिनेंट को मैं अब तक प्रोटेक्ट करता आया हूँ आगे भी तुम उसकी प्रोटेक्शन करते रहोगे, और मैं गॉड रियलम का फ्यूचर और सब कुछ तुम्हारे हाथों में आज सौंप रहा हूँ। जिस पर तांग सान कहने लगता है कि आप मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिस पर आशुरा गॉड बताने लगता है कि तुम बिल्कुल उस जैसे हो जो कि अपने चहीतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, हर एक चीज को वो बिना सोचे समझे सैक्रिफाइस कर सकता है, और जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे उस इंसान की याद दिलाते हो जो कि तुम्हारे जैसा ही एक समय में हुआ करता था। इसी के साथ गाइस हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और एक बिल्कुल ही अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से वेरियस मेजर सेक्ट्स धीरे धीरे हरकत करना शुरू कर रहे थे। ब्रिट हॉल के अंदर कुछ हिडन फ्लोज भी एंटर होने लगे थे और ये डायलो कॉन्टिनेंट साइलेंटली एक ऐसी तलवार का इंतजार कर रहा था जो कि इनके फ्लो को तोड़ सके। इसी के साथ हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि मॉर्टल्स को मारकर उनके अंदर की बची थोड़ी बहुत सोल एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा था, और फिर वो कहने लगता है कि हालांकि ये मॉर्टल्स बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत सोल एनर्जी भी मुझे इनसे मिल रही है मैं उनका यूज करके अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर उस बंदे की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे मार देता है। ऐसे ही वो बाकियों के साथ भी करता हुआ आ रहा है और अपने साथियों से भी यही कहता है कि मॉर्टल्स बस एक कीड़े की तरह है जिनके ऊपर पैर रखकर तुम बस आगे बढ़ सकते हो। इसी के साथ उसका एक सर्वेंट बताने लगता है कि मास्टर यहाँ पर वो लड़की हमें मिल चुकी है, और फिर हम देखते हैं कि जैसे ये बंदा उस लड़की को मारने के लिए आगे जाता है कि तभी यहाँ पर सेकंड्स में एक पावरफुल अटैक उसके चेस्ट को चीर कर रख देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर चैन को जो कि बहुत कूल वे में अपना इंट्रो देते हुए कहने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसे गंदे इंसान हर जगह मिल जाते हैं और उन्हें अपने हाथों से मारकर मेरे हाथ भी गंदे होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर चैन अपनी स्वॉर्ड पर जंप करते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि डाउलो कॉन्टिनेंट में भी तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की कमी नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर चैन अपने स्वॉर्ड को लहराते हुए इन पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर इनके बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये कहते साथ ही इनका लीडर यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि मैं एक सन ड्रैगन हूँ और मेरे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर उसकी पावर को देखकर मास्टर चैन कहने लगता है कि तुम एक मास्टर लेवल के हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम कमजोरों को मार कर उनकी सोल को डिवॉल्व करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया तरीका है। यहाँ पर मास्टर चैन की बात को सुनकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपना पावर यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर कर लेता है, जो देखकर मास्टर चैन भी अपनी पावर का यूज करते हैं, जिससे वक्त वहाँ पर बिल्कुल थमसा जाता है और यहाँ पे वो आते जाती सेकंड्स में ही सभी को नॉकआउट कर देते हैं। और जो स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पर मास्टर चैन यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। यहाँ पर सभी को नॉकआउट होता हुआ देखकर वो मास्टर भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर चैन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर चैन यहाँ पर सभी बच्चों को आजाद कर देते हैं, साथ ही सारे हॉस्टेजेस को भी। इसी वजह में एक वॉइस बताती है कि यहाँ पर मास्टर चैन ने 6th
टेस्ट को पास कर लिया है, जिसके साथ ही अब उनका 7th टेस्ट शुरू होने वाला है, जो कि 9th टेस्ट ऑफ शूरा का होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर नीदर पर्ल किंग को हराना होगा, जिसके साथ ही उसके पीछे एक बड़े से स्पाइडर वाले मॉन्स्टर को भी देखते हैं। इसी के साथ वो वॉइस बताती है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 1 ईयर की लिमिट दिया जाता है और यहीं से हमारी कहानी की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर हमें एक शहर के अंदर एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोनों सेक्ट मेंबर से कहने लगती है कि चलो आज वो दिन आ चुका है जब हम अपना ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वो बहुत ही कूल वे में कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी सेक्ट की मास्टर यहाँ पर रॉन्ग मौजूद है। लेकिन अगले ही पल वो खुशी के साथ झूमते हुए कहती है कि चलो अब शॉपिंग करते हैं, जिसके साथ ही वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें लगा था कि हम यहाँ पर हमारी सेक्ट के किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए आए हैं, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर तो हमें मिस रॉन्ग के साथ शॉपिंग में लगा दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग रॉन्ग हर एक दुकान में जाकर ताबड़तोड़ शॉपिंग करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट सब कुछ बाय कर लेती है और फिर कहने लगती है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैंने तो भी ठीक से शॉपिंग किया भी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने दोनों सर्वेंट्स के साथ अपने शिप में वापस चली जाती है और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हाइड एंड सीक खेल रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप किसी डिफिकल्ट जगह पर छुपे होंगे। इसी दौरान हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग किसी ग्रैंड मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि मेनलैंड पर होने वाला है और जहाँ पर बहुत से पावरफुल सेक्ट के लोग एक जगह पर गैदर होने वाले हैं। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है कि लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, सेक्ट लीडर खुद भी तो जा सकते हैं। कि तभी यहाँ पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि अगर आपने रिफ्यूज किया तो सिचुएशन हमारे लिए ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसी दौरान हम रॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो एक कमरे के अंदर एंटर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सेट के लिए ही सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर रॉन्ग आ जाती है और कहने लगती है कि डैड ग्रैंडपा के आप दोनों कोई और मुश्किल जगह पर नहीं छुप सकते। इसी दौरान वो लोग कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा हमारी रॉन्ग तो पहले से भी कई गुना ज्यादा शार्प हो चुकी है, जिसके साथ ही उनमें से एक कहने लगता है कि ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा पर खतरनाक होगा। जिस पर रॉन्ग भी बताने लगती है कि लेकिन मेरे फादर और मेरे ग्रैंडपा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिस पे इसका फादर कहने लगता है कि हाँ सही कहा, क्योंकि हमारा ये जो 7 ट्रेजर ग्लेज सेक्ट है ये अब टॉप 3 सेक्ट में प्रमोट कर दिया गया है और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हालांकि हमने सुना है कि जो न्यू एम्परर चेंग शिन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस है। जिसे सुनते साथ ही रॉन्ग कहने लगती है कि क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में आप हमेशा बात किया करते थे। जिस पर उसका ग्रैंडपा बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, ये वही है जो कि सेक्ट का फर्स्ट एल्डर है और ये उस सेक्ट के फर्स्ट एल्डर हैं जिसके बारे में तुम्हारा ग्रैंडपा हमेशा तुम्हें बताया करता था। लेकिन जब उस दिन वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पर मास्टर चैंग ने अपना रास्ता बदल लिया और उसे इस सेक्ट को छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं और अब तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनकी शिप के ऊपर अचानक से फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे शिप में अफरा तफरी मच जाती है। कि तभी यहाँ पर उनमें से बताने लगता है कि हमारी यंग मास्टर जो फायरवर्क्स बाय करके लाई थी अचानक उनमें हलचल होने लगी है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर रॉन्ग ने अपने फादर को खुश करने के लिए इन सभी को बाय किया था, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही ज्यादा टेंशन में और अपसेट रहा करते हैं। यहाँ पर अपनी बेटी के लिए इतने प्रीशियस थॉट को देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे उनकी हालत तो खराब हो जाती है आग बुझा करके। यहाँ पर ये सभी लोग नजारे का मजा तो ले ही रहे थे कि तभी यहाँ पर उसका ग्रैंडपा कहने लगता है कि हमारी बच्ची ने जो हमारे लिए इतना कुछ प्लान किया था उसे रूइन करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा इसलिए ये सब कहता है क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि यहाँ पर एनिमी उन पर अटैक करने वाली है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एनिमी के लोग एक एक करके इन पर गोला बारूद से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। यहाँ पर हम रॉन्ग को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है कि हाँ जैसा कि मैंने तुम सभी से कहा कि सभी लोग डिफेंस करना शुरू कर दे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स यहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनाकर एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर ये बैरियर इस हद तक पावरफुल होता है कि एनिमी लोग जब यहाँ पर अपने ड्रैगन से और अपने पावरफुल अटैक से इस पर अटैक करते हैं तो बैरियर में एक खरोच तक नहीं आता। मैं अपने ग्रैंडपा की इतनी मिस्टीरियस पावर को देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बताने लगता है कि रॉन्ग जरा अच्छे से देखो और सीखो और ऑब्जर्व भी करो कि आखिर हम अपनी पावर्स का कैसे यूज करते हैं। जरा देखो हमारी ताकत को कि कोई भी इस बैरियर को खरोच तक नहीं लगा सकता। यहाँ पर मिस रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसका ग्रैंडपा बताने लगता है कि मेरी प्यारी बच्ची अपनी बर्थडे तक का वेट कर लो, जिसके साथ ही ये मार्शल स्प्लिट पावर
तुम्हारे अंदर भी अवेकिन हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है जो कि अपनी चपेट में दोनों तरफ के डिसाइपल्स को ले लेता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और बंदा अपने स्वॉर्ड के साथ आ जाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर उसका फादर कहने लगता है कि ये तो वुवन हॉल का एल्डर है। और फिर यहाँ पर वो रॉन्ग को अपने पीछे करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम वुवन हॉल के मास्टर को देखते साथ ही देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पर रॉन्ग के फादर और उसे कवर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर रॉन्ग का फादर कहता है कि आखिर स्पिरिट हॉल यहाँ पर आज किस मकसद से आई है कि वो हम पर ऐसे अटैक कर रही है। जिस पर यहाँ पर वो एल्डर कहने लगता है कि यहाँ पर ग्लेज सेक्ट को सिंसियरली इनवाइट किया गया है, पर तुम लोगों ने इनकार कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और आज मैं दोबारा तुमसे तुम्हारा जवाब सुनने के लिए आया हूँ। किसी पता एक बार मुझसे फाइट करने के बाद शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने इसी स्पिरिट स्टोन को एक्टिवेट कर देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था। कि तभी यहाँ पर उसका ग्रैंडपा भी आ जाता है, साथ ही में यहाँ पर एक ड्रैगन भी आ जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉन्ग का फादर भी अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आज तो ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉन्ग का फादर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पर एक के बाद एक ड्रैगन के विंग से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर रॉन्ग भी अपने ग्रैंडफादर को चीयर करना शुरू कर देती है। इसी मोमेंट पे हम वुवन हॉल के एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो पागलों की तरह हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर उससे थंडर स्टॉर्म में से एक बहुत सी बड़ी जायंट स्वॉर्ड बाहर निकलती है। और तभी यहाँ पर रॉन्ग का ग्रैंडफादर भी अपनी पावर को और ज्यादा पोटेंशियल लेवल तक ले जाते हुए वहाँ पर अपने क्लॉ अटैक से एक शील्ड को बना लेता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो अपने ड्रैगन को भी इसके बीच में ले आता है। और फिर वो स्वॉर्ड और वो ड्रैगन तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन बार बार स्वॉर्ड को डॉज करता है, वो स्वॉर्ड भी लगातार उसे ही फॉलो कर रही थी। इसी मौके पर वो स्वॉर्ड कुछ फॉर्मेशन बना लेती है, जिसकी मदद से वो थंडर लाइटनिंग को इन पर गिरा सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उस एल्डर की नजर रॉन्ग और उसके फादर पर जाती है और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस ड्रैगन से हट जाती है। वो ड्रैगन मौके का फायदा उठाकर घुमा के यहाँ पर इस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि काउंटर अटैक कर सके। इसी वजह से वो डिफेंस में लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉन्ग का जो ग्रैंडफादर होता है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस एल्डर को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था और वो अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल अटैक करके यहाँ पर उस एल्डर को नॉकआउट कर देता है, जो देखकर उसकी शिप में मौजूद सारे डिसाइपल्स उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आकर उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर रॉन्ग का ग्रैंडफादर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी हवा से लहराते हुए सीधा एक बिल्डिंग पर जा गिरती है, जिससे वो और भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हम उस एल्डर को देखते हैं, जो कि पानी के ऊपर आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन है जो कि हमारी फाइट में इंटरफेयर कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रॉन्ग का फादर सभी को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द हमें डिफेंस करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस से वो एल्डर आकर अपना पावरफुल अटैक कर देता है और फिर कहता है कि ये सजा है कि तुम लोगों ने हमारे स्पिरिट हॉल को रिजेक्ट किया और अब ऐसे ही इसी वजह से तुम्हारा पूरा सेक्ट मिट्टी में मिलकर राख हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेवन ट्रेजर गेज्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को वो बंदा बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा था और फिर अपने टॉर्नेडो को क्रिएट करते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो। यहाँ पर हम रॉन्ग के फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फादर को एक हीलिंग पिल देते हुए कहने लगता है कि फादर मैं रॉन्ग को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके साथ ही वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ देते हुए कहता है कि तुम्हारा फादर बस कुछ ही देर में लौट आएगा। इसके साथ ही वो एल्डर से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे इस सेवन ट्रेजर गेज्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को हार्म करने की। आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। इसी के साथ वो उन सभी के सामने आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्पिरिट हॉल के बहुत से डिसाइपल्स भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर रॉन्ग के फादर से उनके स्टिक को मांगते हैं, जिसे कि वो देने का नाटक करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और फिर वो अपने गेज्ड स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ी सी फर्नेस टाइप की चीज बन जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी कि यहाँ पर वो उस टॉर्नेडो को भी अच्छे से डील कर पा रही थी। यहाँ पर इसी मौके पर हम देखते हैं वो अपने फादर और अपनी बेटी से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर निकलो, जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका फादर उसकी बेटी को उठाकर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है और फिर अगली पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टॉर्नेडो इस फर्नेस को पूरी तरीके से अपने अंदर डिफोर कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर रॉन्ग फादर कहकर चिल्लाती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी दौरान हम उस एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी से कहता है कि जाओ और जाकर अपने वाउंड्स को हील कर लो और फिर वो अपने कुछ स्पेशल कमांडर से कहने लगता है कि जाओ और जाके उसकी बेटी और उसके बाप को ढूंढ लाओ, क्योंकि
क्योंकि मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग अपने बड़े बड़े मॉनिटर रिजल्ट को साथ लेते हुए उनके शिप में उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रोंगरू अपने ग्रैंडफादर के साथ एक स्टोरेज रूम में छिपी हुई थी, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन ये लोग वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉनिटर लिजर्ड उन्हें स्मेल करते हुए उस जगह का बताती है, तो यहाँ से ये लोग ऑलरेडी एस्केप कर जाते हैं। पर तभी यहाँ पर रोंगरू को एक चूहा नजर आता है, जिससे वो डर जाती है और फिर उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर उस स्लेव के मुंह में पंच मारकर वहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, इसी वजह से वो उस स्लेव को भी नहीं मार पाता। वहीं हम देखते हैं कि रोंगरू भी अपने ग्रैंडफादर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर वो इन लोगों से कहने लगती है कि मैं अभी भी तुम लोगों को मौका दे रही हूँ, जल्द से जल्द भाग जाओ, वरना मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी हालत में बहुत ज्यादा खराब कर दूंगी। यहाँ पर उसकी प्यारी धमकी को सुनकर वो सारे स्लेव्स उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उससे पकड़ने जाते हैं, रोंगरू उसके हाथ को जोर से बाइट करती है, जिससे देखकर उस स्लेव को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही उस पे अटैक करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट बर्ड आ जाती है, जो कि यहाँ पर रोंगरू को पकड़ लेती है। रोंगरू कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, वरना एक बार हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ गई तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर भी होता है, जो कि यहाँ पर रोंगरू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। कि तभी यहाँ पर रोंगरू अनकॉन्शियस होने लगती है, क्योंकि उसका गला इस बर्ड ने बहुत बुरी तरीके से दबा रखा था। कि तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पावरफुल स्लैश अटैक आता है और उनकी शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। साथ ही हम उसी स्पिनिंग स्वॉर्ड को देखते हैं, जहाँ पर वो एक एक करके वहाँ मौजूद सारी स्लेव्स की जान ले लेता है और फिर वो जाकर अपने मास्टर के हाथ में रुक जाता है, और जो कि और कोई नहीं मास्टर चेंग होते हैं, जिन्हें देखकर रोंगरू कहने लगती है कि आखिर ये कौन है। जिस पर पीछे खड़ा वो बंदा कहने लगता है सही मायने में यही तुम्हारे असली ग्रैंडफादर है। फिर वो मास्टर चेंग से बताने लगता है कि ये तुम्हारे बेटे की इकलौती डॉटर है, जिसके साथ ही वो उसे सारी चीजों के बारे में भी अपडेट कर देता है। हम यहाँ पर मास्टर चेंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा काम नजर आ रहे थे। यहाँ पर वो ये भी बताने लगता है कि असल में स्प्रिट हॉल ने हम पर अटैक कर दिया है और हमारे लीडर को भी कैप्चर कर लिया है, और मैं यहाँ पर तब से आपका रोल निभा रहा था। यहाँ पर हम रोंगरू को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे इस बात का तो पता था कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो उसका असली ग्रैंडफादर नहीं है, लेकिन वो अब तक फिर भी उसे अपना ग्रैंडपा ही समझती आ रही थी। लेकिन जब सामने उसके मास्टर चेंग होते हैं, तब उनके पास दौड़ते हुए जाकर कहती है कि ग्रैंडपा फाइनली आप आ गए हैं, तो अब जाइए और जाकर मेरे फादर को भी बचा लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर चेंग उसे जमीन पर गिरा देते हैं और फिर यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहने लगते हैं कि माफ करना, लेकिन मुझे शूरा इनहेरिटेंस मिल चुकी है और मैं मेरे असेसमेंट के एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उस आदमी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि हमने सोचा कि इतने सालों बाद तुम जब वापस आओगे तो हमारे सेक्ट के लिए कुछ करोगे, लेकिन जरा अपनी हालत देखो, आखिर तुमने क्या हालत बना ली है अपनी, तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि हम आखिर तुम्हारे हैं कौन। जिस पर मास्टर चेंग कहने लगते हैं कि मुझे किसी के भी सेक्ट अफेयर्स में अब इन्वॉल्व होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे झंझोड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को क्या हो गया, क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है। इसी तरह हम रोंगरू को भी देखते हैं, जहाँ पर बेचारी बस बहुत ही कंफ्यूजन के साथ उसे ही देखे जा रही थी। इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लगातार उसे झंझोड़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कि तभी यहाँ पर मास्टर चेंग यहाँ पर उस बंदे के कंधे पर जोर से मारता है, जिससे वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है, और रोंगरू उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं जागता। और फिर उसे उसकी चेस्ट पर वही पेंडेंट जैसी चीज नजर आती है, जो कि इसके फादर ने इसे दिया था और कहा था ये हमारी बहुत ही रेयर चीज है, जो कि हमारे हर मुश्किल घड़ी में हमारे काम आई। जिसके साथ ही मास्टर चेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि आखिर किसी चीज को भूलने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर रोंगरू उसी एक लॉकेट जैसी की को उठाकर दिखाते हुए कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज रुक जाइए, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं? क्या आपको याद नहीं कि ये वही की है जो कि आपने मेरे फादर को दिया था? क्या आपको सच में अपने कोई भी एग्रीमेंट याद नहीं? जिसके साथ ही वो आगे बताती है कि मेरे फादर मुझे बचपन से आपके बारे में बहुत सी स्टोरीज सुनाते आए हैं। आपने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि आप अपने एग्रीमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे, तो फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो बताने लगता है कि मैंने एग्रीमेंट किया था कि मैं उसकी जान बचाऊंगा, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आया, तो मेरा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि रोंगरू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, उसके हाथ से वो लॉकेट भी गिर जाता है, और फिर यहाँ पर मास्टर चेंग जाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तुम लोगों की लाइफ एंड डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने खुद को हर एक इमोशन, हर एक बाउंड से आजाद कर लिया है, और अब तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना सीखना होगा। साथ ही यहाँ पर रोंगरू रोने लगती है और अपने फादर की कही हुई बात याद करती है,
जहाँ पर उसका फादर बताने लगता है कि एक दिन फ्यूचर में तुम हमारी सेक्ट को लीड करोगी और इस तख्त पे बैठोगी और फिर तुम हमारे सेक्ट को भी प्रोटेक्ट करोगी और अपने फादर को भी। यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जब वो अपनी सेक्ट की इतनी बुरी हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर कहती है कि फादर मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं हमारे सेक्ट को जरूर बचाऊंगी और आपको भी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन की बॉडी को खींचते हुए ले जाती है और कहती है कि चिंता मत कीजिए, भले ही आप मेरे असली ग्रैंडपा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको मेरे ग्रैंडपा की नजर से ही देखती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो उसकी बॉडी को पीछे ले जाती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे मास्टर चेंग भी खड़े होते हैं और फिर यहाँ पर मिस रोंगरू उसकी तरफ बहुत ही प्यारी निगाहों से देखती है जैसे कि वो कह रही हो कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और ऐसे ही हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मास्टर चेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने कॉन्शियसनेस में अपनी मेमोरी के साथ फाइट करते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन तभी उनकी आंख खुल जाती है जिसके बाद वो अपने आसपास का नजारा देखने लगते हैं जहाँ पर वो पाते हैं कि यहाँ पर रोंगरू और वो अंकल दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि अब बस 3 स्टेप और जिसके बाद मैं पीक तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से इन दोनों को छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रोंगरू को देखते हैं जो कि उन्हें फॉलो करना शुरू कर देती है और उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर मास्टर चेंग को भी पता था कि यहाँ पर रोंगरू उन्हें फॉलो करते हुए आ रही है, इसी वजह से वो उसके रास्ते में कुछ पेड़ को एज ऑप्टिकल्स बनाकर उसे थोड़ा रोक देते हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रोंगरू भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो उनका पीछा करते करते एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत से मिस्टीरियस टाइप के पर्पल कलर के प्लांट्स लगे हुए थे और यहाँ पर मास्टर चेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ते हैं कि तभी हम यहाँ पर रोंगरू को देखते हैं जो कि पहाड़ चढ़ रही होती है और फाइनली वो वहाँ पर पहुँच भी जाती है। और यहाँ पर उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचते साथ ही उसे यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस से प्लांट भी नजर आते हैं कि तभी हम यहाँ पर मास्टर चेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी मॉन्स्टर वाले स्पाइडर से फाइट करने के लिए आए थे जो कि इनका नेक्स्ट टास्क था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही साथी कहते हैं कि तुम मुझसे खुद को कभी भी छिपा नहीं सकते। यहाँ पर उनको फील करते साथ ही उन पर बहुत से अटैक हो जाते हैं जिससे कि मास्टर बहुत ही अच्छे से बच जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो जाइंट सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और वो यहाँ पर मास्टर को देखते साथ ही अपने बहुत ही पावरफुल टेंटिकल्स से जो कि पॉइजनस होते हैं उन पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सारे अटैक उन्हें टच करने वाले होते हैं सेकंड्स में मास्टर चेंग यहाँ पर उसके सारे अटैक्स को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर पल भर में ही उसके आगे जाकर उसे भी 2 टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके साथ ही मास्टर चेंग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो कहते हैं कि ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपनी सेकंड अवेकनिंग करता है जिसके साथ ही उसके बहुत से आईज यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो यहाँ पर मास्टर चेंग को इतने पावरफुल इल्यूजन में डाल देता है जहाँ पर वो अपनी कॉन्शियसनेस में अपनी पास्ट मेमोरी को याद करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एक लेडी उनके नाम को बार बार पुकारती है और फिर उनसे कहती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से सब कुछ बिखर जाता है और वो एक अलग ही डायमेंशन में होते हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह सारे मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही क्रीपी निगाहों से मास्टर चेंग की तरफ ही देखते हैं और उन्हें देखते साथ यहाँ पर मास्टर चेंग का सर दर्द से बिल्कुल फटने लगता है और वो यहाँ पर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके साथ ही वो यहाँ पर उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर हवा में जम करके उन पर धावा बोल देते हैं। इसी मौके पर सीन शिफ्ट होता है और हम रोंगरू को देखते हैं जहाँ पर वो एक पेड़ के पीछे छुपकर सारा नजारा देख रही थी और वो इस हद तक पैनिक कर जाती है क्योंकि यहाँ पर वो देखती है कि उसके ग्रैंडपा को इस मॉन्स्टर ने जो कि लोगों को उनके ड्रीम्स दिखाकर जो कि वो हमेशा से अचीव करना चाहते हैं उसे दिखाते हुए वो यहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें पूरी तरीके से डिवोर करने लगता है। और यहाँ पर मास्टर चेंग के साथ भी यही होता है जहाँ पर इस स्पाइडर ने अपने वेब में पूरी तरीके से मास्टर चेंग को कवर कर लिया था और अब वो उन्हें डिवोर करना भी शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे रोंगरू भी डर जाती है कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर चेंग अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी आधी बॉडी पर इस मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था। साथ ही हम कॉन्शियसनेस में मास्टर चेंग को देखते हैं जहाँ पर वो उन सारे बीस्ट का सफाया कर रहे होते हैं और उन्हें एक्सट्रीम पावर फील हो रहा था कि तभी यहाँ पर वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलकर बहुत ही क्रीपी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं, जो देखकर यहाँ पर रोंगरू भी डर जाती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं अपने ग्रैंडफा को यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकती। इसी दौरान हम वापस से मास्टर चेंग के कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और अपने एक एक करके स्लैश अटैक को यूज कर रहे थे, लेकिन इन मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम रोंगरू को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करने लगती है और यहाँ पर एक बड़े से वाइन को पकड़कर सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर चेंग अपने एक हाथ से उसे पकड़ लेता है और
अपने कॉन्शियसनेस में उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने एक स्पाइडर बीस्ट है जो कि इस पर अटैक करने वाला है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन असल में रियलिटी में रोंगरू छटपटाती है और कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज अपनी आंखें खोलिए और मुझे पहचानिए, मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर चेंग तो अभी भी उस बीस्ट के कंट्रोल में होते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर मरने के लिए आई हो क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रोंगरू उनसे कहने लगती है कि नहीं, आप मेरे ग्रैंडपा हैं और मैं हमारे स्वॉर्ड ट्रेजर गेज्ड सेक्ट की मास्टर की बेटी हूँ और आज मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बचाने आई हूँ, जिसके साथ ही मैं अपने डैड को भी बचाऊंगी और मैं यहाँ पर आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर ये सुनना ही था, साथ ही उसके पास वो लॉकेट भी मौजूद होता है कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर चेंग की जो ओल्ड मेमोरीज होती है वो ट्रिगर्ड हो जाती है। यहाँ पर अपने सेक्ट का नाम सुनकर और उसके पास उस लॉकेट को देखकर भी वो बहुत सी मेमोरीज को रिगेन करने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपना प्यार भी नजर आता है। साथ ही उन्हें वो सीन भी याद आ जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने प्यार को अपने बाहों में ही दम तोड़ते हुए देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोंगरू दोबारा से उस की को दिखाना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही यहाँ पर मास्टर चेंग की आंखों के सामने वही लड़की आ जाती है जो कि उससे पहले भी आया करती थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो समझ आता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है और वो धीरे धीरे इसके ऊपर से अपना कंट्रोल वापस से लेने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो चीखते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है और मैं इसके चक्कर में नहीं फंसने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके इल्यूजन वाला डोमेन को तोड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। यहाँ पर मास्टर चेंग रोंगरू को भी दूर फेंक देते हैं, जहाँ पर वो उसी स्पाइडर के नेट से जा लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर चेंग अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हैं और फिर अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर एक जायंट फॉर्म में एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट पर जोरदार अटैक करते हैं और उनका ये डार्कनेस स्वॉर्ड अटैक इस हद तक पावरफुल था कि उस बीस्ट के यहाँ पर नामो निशान मिट जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम भी क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान क्लियर होते हैं। यहाँ पर वो वॉइस बताने लगती है कि फाइनली 7 टेस्ट जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारना था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि असल में जो 7 टेस्ट था वो इस मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए उस इल्यूजन को ब्रेक थ्रू करना था, साथ ही उसके डोमेन को तोड़कर उसे जान से खत्म करने का था। जिसके साथ ही मास्टर चेंग ने यहाँ पर इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है और अब यहाँ पर हम एक टाइप के डीमन गॉड को देखते हैं जो कि ये सारा नजारा देख रहा था और वो कहता है कि मानना पड़ेगा ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसे मैं अब और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी नजर इस वक्त रोंगरू पर फिक्स हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उन्हें होश आता है तो यहाँ पर वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर अभी अभी मैंने क्या देखा। जिसके साथ ही उनके सामने रोंगरू आ जाती है जो कि यहाँ पर आते साथ ही उनके सामने उस की को दिखाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर यहाँ पे मास्टर चेंग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर रोंगरू कहने लगती है कि कितनी ज्यादा बुरी बात है, मैंने आपकी हेल्प की और आप मुझसे शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहे हो। जिस पर वो बताने लगता है कि पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हुआ। कि तभी यहाँ पर रोंगरू कहने लगती है कि लेकिन मैं आपके आने वाले टेस्ट में भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर चेंग बताने लगता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसी दौरान उनका शूरा टेस्ट का 8वां टेस्ट भी शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके अंदर से स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी निकलती है और फिर वो वॉइस आगे बताती है कि तुम्हें अपनी डिवाइन पावर को इसके साथ कंबाइन करना होगा। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि शूरा डिवाइन पावर के साथ इन्हें अपनी पावर को तो कंबाइन करना ही होगा, लेकिन साथ ही अपने साथ आई हुए लोगों की भी इन्हें जान बचानी होगी। जिसका मतलब ये कि अब रोंगरू भी उस टेस्ट का हिस्सा है, जो देखते साथ ही मास्टर चेंग कहने लगते हैं कि आखिर ये मेरे टेस्ट का हिस्सा कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही रोंगरू को खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो यहाँ पर वादियों के पास जाकर चिल्लाते हुए कहती है कि लैंड गॉड से अच्छा गॉड कोई नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब रोंगरू यहाँ वहाँ टहलने के लिए जाती है तो मास्टर चेंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी टेस्ट का एक हिस्सा है, तो इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता जब तक कि मैं अपने टास्क को क्लियर ना कर लूं और मुझे वो डीमन स्वॉर्ड ना मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसका हाथ तो जोर से पकड़ लेता है, जो देखकर रोंगरू कहती है कि एक बात ख्याल रहे कि आपको मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो अगर मेरा एक भी बार बाका हुआ ना तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। जो सुनकर मास्टर चेंग डर जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाते हुए यहाँ से रोंगरू भागने लगती है कि तभी मास्टर चेंग उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोंगरू बार बार खुद को चोटिल करने में लगी होती है और यहाँ पर मास्टर चेंग उसे बचाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर वो ग्रैंडपा भी आ जाता है, जिसे देखकर रोंगरू कहती है कि अच्छा हुआ कि आपकी आंख भी खुल गई। इससे दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन की वॉइस सुनाई जाती है, जहाँ पर वो किसी से कह रहा होता है कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट मास्टर शिंग फू नई
फेंगजी को यहाँ पर वापस ले आया है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि असल में ये लोग रोंगरू के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लीडर अपनी सर्वेंट से कहता है कि बिना उसकी बेटी के हम उसे फोर्स कैसे करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये सर्वेंट और कोई नहीं बल्कि वही स्प्रिट हॉल का एल्डर होता है, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा था। और फिर बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पर रोंगरू और उसके फादर को पकड़ने के लिए गया था, तो यहाँ पर जब मैं अटैक कर रहा था तो इसी दौरान कोई मिस्टीरियस सा पर्सन आकर मेरी हेल्प करता है। और शायद से मुझे लगता है कि ये कोई हमारी अलायंस ग्रुप होगी जिसने की मेरी हेल्प के लिए अपने किसी साथी को भेजा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो कि आते साथ ही कहने लगती है कि क्या कोई मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा कि मैं भी वो इन हॉल में हूँ और मुझे यहाँ पर गेज्ड सेक्ट के बहुत से डिसाइपल्स नजर आ रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो लीडर कहने लगता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है तो अपनी नाक इसमें मत घुसाओ। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि वो इन हॉल डाउलू कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो आखिर उसके साथ इतना बुरा बिहेव कैसे किया जा सकता है। मैं तुम्हें अभी के अभी आदेश देती हूँ कि ये सब कुछ छोड़ दो और वापस से सही रास्ते पर आ जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वो लीडर कहने लगता है कि तुम बस एक पपिट हो जो कि हमारे द्वारा ही चुनी गई है और तुम्हें लगता है कि तुम स्प्रिट हॉल को कंट्रोल कर पाओगी। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी भी बुराई का साथ नहीं देने वाली और अगर तुमने दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत किया या किसी को भी इससे जान माल का नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ का लीडर कहने लगता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजो, मैं दोबारा इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी भी यहाँ पर गुस्से के साथ चली जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर चैंग बता रहे होते हैं कि हम 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक के साथ रोंगरू जाएगी और हमें से एक ग्रुप जाएगा और जाकर इंटेलिजेंस को कलेक्ट करेगा, क्योंकि आज से 1 महीने बाद ही सारे मार्शल स्पिरिट्स कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। इसी के साथ इनका प्लान ये होता है कि ये लोग आज से ठीक 15 दिन बाद यानी कि आधे महीने के बाद वो लोग वोहिन हॉल के पास जमा होंगे, जहाँ पर जाकर ये लोग रोंगरू के फादर को एस्केप करवाएंगे और फिर ये सभी लोग पब्लिकली यहाँ पर स्प्रिट हॉल का सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख देंगे। व्हिच मींस आज से 15 दिन बाद ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके जरिए से स्प्रिट हॉल सभी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। इसी दौरान रोंगरू यहाँ पर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे सच में छोड़ के जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मास्टर चैंग यहाँ के टॉप दाउलू में से एक हैं और इस वक्त उनके साथ रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ही फॉलो करो। जिस पर मास्टर चैंग कहने लगते हैं कि इसे बचाना बस मेरे असेसमेंट का हिस्सा है, इसीलिए मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन सिटी के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ तैनाती होती है और यहाँ पर ये लोग एक पोस्टर को दिखाते हैं जिसके ऊपर रोंगरू की फोटो लगी हुई होती है और यहाँ पर आते जाते हर एक बंदे से वो लोग उस फोटो को दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने इस छोटी बच्ची को देखा है, हम इसकी तलाश कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग ना में जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसी लड़की को कहीं भी नहीं देखा। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग इस हद तक कैसे गिर सकते हैं यार कि एक छोटी लड़की को ये लोग अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। कि तभी हम यहाँ पर श्याओ वू को देखते हैं, जहाँ पर उसकी नजर भी इस पोस्टर पर जाती है और जिसे देखकर वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो फिर अपने रास्ते पर निकल जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर रोंगरू और मास्टर चैंग उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। और अब 2 दिन बीत चुका होता है, जहाँ पर ये एल्डर आते साथ ही वहाँ लगे कुछ ब्लड के निशान को लेकर उसे टेस्ट करते हुए कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई और भी रोंगरू के साथ मौजूद था, वरना इतने पावरफुल और जाइंट मॉन्स्टर से उसकी जान कौन बचाता। इसी दौरान वो सभी लोगों से कहने लगता है कि अपनी निगाहें चौकन्नी कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, साथ ही हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर चैंग और रोंगरू को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर चैंग उसे उठाते हुए तेजी से जा रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोंगरू बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, लेकिन मास्टर चैंग फिर भी अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे थोड़ी देर में यहाँ पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग उड़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर ये लोग खाना भी बना रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर रोंगरू उसके पास आकर बैठते हुए कहती कि ग्रैंडपा एक बात बताओ, आखिर आप इस टेस्ट को क्यों लेना चाहते हो? आप तो पहले से ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या आप यहाँ पर खुद को इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं समझते? जिस पर मास्टर चैंग कहता है कि नहीं, मैं बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जिस पर यहाँ पर रोंगरू कहने लगती है कि लेकिन आप स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? जो सुनते साथ ही यहाँ पर मास्टर चैंग को एक फेमिलियर वॉइस याद आती है, जो कि उनसे पूछती है कि बताओ आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो?
कि तभी यहाँ पर मास्टर चेंग उसे मीट का एक पीस देते हुए कहता है कि जरा इसे ट्राई करो और बताओ कि ये हुआ या नहीं। जिस पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसे खाती है तो उसका एक दांत टूट जाता है, जो देखकर मास्टर चेंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है इसे थोड़ी देर और पकाना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि रात का सीन हो जाता है जहाँ पर मास्टर चेंग बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। साथ ही हम यहाँ पर रोंगरू को देखते हैं जो कि नींद में बड़बड़ाना शुरू कर देती है और यहाँ पर मास्टर चेंग उसे कंबल उड़ा रहे थे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फिर से अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और ऐसे ही एक एक दिन गुजरता जाता है जहाँ पर इनके पीछे वो एल्डर भी अपने साथियों के साथ पड़ा था और ये लोग भी लगातार अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम रोंगरू को भी देखते हैं जहाँ पर उस मिशन में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था वो और यहाँ पे मास्टर चेंग दोनों ही अकेले सफर पे बढ़ रहे थे। इसी मौके पर हम देखते हैं कि रात भी हो जाती है और हर रात यहाँ पर मास्टर चेंग उस डीमन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ ही ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब ये लोग मेन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग डाउली कॉन्टिनेंट के नाउदुन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर अपनी रोंगरू पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो यहाँ पर मास्टर चेंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है कि वो यहाँ पर उसे आज ले आए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर चेंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ग्रैंडपा थोड़ा धीरे चलिए, हमें यहाँ के हर एक चीज का मजा उठाना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग जैसे ही सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे पेपर लैंटर्न्स को लोग बहुत ही जोरों शोरों से जला रहे थे और आसमान पूरी तरीके से उन लैंटर्न से भर जाता है, जिसका नजारा देखकर मास्टर चेंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कि तभी यहाँ पर रोंगरू मास्टर चेंग को एक फूड शॉप पर ले जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि आज से 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं इन चीजों को सच में खाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये देखते साथ ही उन्हें वही लड़की याद आ जाती है जो कि हमेशा उन्हें याद आती थी, जिस वजह से उनके सिर में बहुत ही तेज दर्द होता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर चेंग आगे जाते हुए कहने लगते हैं कि ये सब चीजें खाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस रोंगरू के पेट से हाथी के गुर्राने जैसी आवाज आती है, जिसे सुनते साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि अब इसे तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर श्यावू की नजर इन पर पड़ जाती है और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक सोल्जर आकर उससे ये पोस्टर दिखाते हुए पूछने लगता है कि क्या तुमने इस छोटी सी लड़की को कहीं पर देखा है, जिस पर श्यावू उन्हें जानबूझकर दूसरे डायरेक्शन का बता देती है। और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर मास्टर चेंग और रोंगरू को देखते हैं जहाँ पर वो एक टेबल पर बैठ कर ऑर्डर दे रहे थे कि तभी यहाँ पर जब रोंगरू उस लॉकेट को देख रही होती है तो वहाँ पर दूर बैठा एक सोल्जर इसके स्मेल को फील कर लेता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर सेंट है। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी नजर दूसरी डायरेक्शन में घुमाता है तो इसे यहाँ पर मास्टर चेंग और वो छोटी लड़की नजर आ जाती है जो कि और कोई नहीं रोंगरू होती है और फिर ये उनके टेबल के पास जाकर लिन से पूछताछ करना शुरू कर देता है। रात साथ ही कहता है कि हाँ भाई बताओ आखिर तुम दोनों कहाँ पर से हो। जिस पर मास्टर चेंग चुप हो जाते हैं और यहाँ पर रोंगरू कहती है कि मैं तो मेरे ग्रैंडपा के साथ त्यानडू सिटी से आई हूँ। यहाँ पर वो गरीब बनने का नाटक करती है, लेकिन मास्टर चेंग तो किसी नोबेल की तरह बैठकर वहाँ पर चाय पी रहे थे। जिसके साथ ही ऐसे ही वो बंदा यहाँ पर पोस्टर निकालते हुए यहाँ पर रोंगरू की फेस को मैच करता है तो रोंगरू अजीब अजीब बहुत ही गंदी हरकतें करना शुरू कर देती है, जिससे वो समझ आता है कि शायद मुझे ही गलतफहमी हुई थी। कि तभी यहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर होते हैं। ये लोग आते साथ ही पूरे जगह पर हाहाकार मचा देते हैं और सभी को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए खाना सर्व करो वरना तुम्हारे इस होटल को खाली करवा देंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर रोंगरू अपने खाने को एंजॉय कर रही होती है और उसे इतने क्यूट बिहेव करता हुआ देखकर वहाँ मौजूद 2 सोल्जर हंसना शुरू कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए वो एल्डर आ जाता है जो कि वुहिन हॉल का मास्टर होता है। वो आते साथ ही कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई नन्ही बच्ची आई है जिसको देखकर सभी लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। और फिर वो रोंगरू के पास आते हुए कहता है कि तो बताओ प्यारी बच्ची आखिर तुम यहाँ पर इस वक्त इस शहर में अकेले अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या कर रही हो, तुम्हारे मदर एंड फादर कहाँ पर है। यहाँ पर इस एल्डर को देखते साथ ही रोंगरू बुरी तरीके से कांप जाती है। उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसने कि उसके फादर पर अटैक किया था। और फिर जैसे ही वो अपने फादर का सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हुए कहती है कि मेरे मदर एंड फादर को कोई जरूरी काम था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे इतना धीमा और अटक अटक कर बोलने की वजह से यहाँ पर वो एल्डर कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, तो इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हम दूसरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर को जैसे ही वो मास्टर चेंग को देखता है तो उस पर शक हो जाता है और फिर वो यहाँ पर उसके पास आकर बैठते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि सिटी के बाहर जिनके पोस्टर्स लगे हुए हैं उनमें एक बच्ची की भी पोस्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची तुम्हारी ये ग्रैंड डॉटर होगी क्योंकि वो बच्ची तो दिखने में बहुत ही ज्यादा रईस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने
जमीन पर तो कभी पैर रखा ही नहीं हो। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही थर्ड एल्डर ये सारी बातें सुनता है तो वो मीट का एक बड़ा पीस यहाँ पर रोंगरू के पास देता है, जो देखकर रोंगरू बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। कि तभी यहाँ पर वो ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे कवर करते हुए कहता है कि बच्चे बहुत ही मन के सीधे होते हैं, अचानक से अगर कोई स्ट्रेंजर उन्हें खाना देने की कोशिश करे तो जाहिर है वो तो हिचकिचाएंगी। खैर मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और सच में तुम्हारी ये जो ग्रैंड डॉटर है बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल मेरी ग्रैंड डॉटर की तरह। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और तभी जाते हुए टेबल पे रखे उन चॉपस्टिक्स को गिरा देता है, जो देखकर जैसे ही यहाँ पर रोंगरू उन्हें उठाने जाती है तभी हम देखते हैं कि उस पर्सन की ग्रैंड डॉटर उसके हाथ में कुछ देते हुए उसे आंख मारते हुए कुछ इशारा करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि मास्टर चेंग जैसे ही यहाँ की सिचुएशन को समझ आते हैं तो वो रोंगरू को उठाकर यहाँ से जाने लगते हैं और फिर जैसे ही वो लोग एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं कि तभी थर्ड एल्डर कहता है कि लेकिन एक मिनट, और फिर वो कहने लगता है कि जाने से पहले मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, और वो ये कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। बस ये सुनना ही था कि हम देखते हैं कि रोंगरू यहाँ पर बुरी तरीके से पैनिक कर जाती है कि तभी हम देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स आकर इन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर उसी ब्लैक रॉब्ड वाले मिस्टीरियस पर्सन को भी देखते हैं जहाँ पर वो ऊपर से सब पर निगाहें बनाए हुए था। कि तभी यहाँ पर मास्टर चेंग के दिमाग खिसक जाता है और वो अपने ब्लेड को निकालते साथ ही सेकंड्स में उनके पीछे जितने भी सोल्जर्स रखे थे उनको वहाँ पर ढेर कर देता है, जिसके साथ ही मास्टर चेंग कहते हैं कि अब उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुका होगा। और फिर वो यहाँ से उस लड़की को लेकर तेजी से निकलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मास्टर चेंग यहाँ पर सेकंड सोल्जर्स ऑफ द किलिंग रियलम नाम के अटैक अपनी प्रिपेयर करता है। कि तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्डर कहने लगता है कि अगर उस लड़की को तुम हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके 7 किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक्स में से एक को देखते साथ ही वहाँ पर पूरे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक जाइंट तलवार आसमान से आ गिरती है, जिससे बहुत से सिपाही इमीडिएटली यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके साथ ही वो थर्ड एल्डर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम 7 किलिंग स्वॉर्ड टेक्निक यूजर स्वॉर्ड डालू चेन शिंग हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर यहाँ पर बचे कुचे सारे सोल्जर से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम इसके सामने नहीं टिक सकते। जिसके साथ ही यहाँ पर थर्ड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि असल में जो मार्शल स्पिरिट का यूज है वो आज मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ हवा में जंप करता है और फिर यहाँ पर वही टॉर्नेडो को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर मास्टर चेन कहने लगते हैं कि ठीक है आज मैं भी तुम्हें कुछ एडवाइस देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे वो थर्ड एल्डर अपने 1000 ट्रूप्स नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे अपनी सेक्शन फोर्स की मदद से वो यहाँ पर हर एक छोटी बड़ी चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर मास्टर चेन यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने उस रियलम का यूज कर रहे हो जिसकी मदद से तुम्हारे कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज स्वॉर्ड में बदल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर उस टॉर्नेडो की चपेट में आने वाली हर एक चीज एक स्वॉर्ड में बदलकर सीधा मास्टर चेन की डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर चेन का स्वैग तो देखो, हम देखते हैं कि सेकंड्स में वो अपने स्वैग को यहाँ पर उसके आगे रखते हुए यहाँ पर अपने रियलम का यूज करता है, जिससे यहाँ पर उसका ही अटैक उन सभी की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगता है, जो देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पर थर्ड एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी शील्ड बनाकर खुद के ही स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और ये लोग जैसे ही आपस में फाइट करते हैं तो इनकी चपेट में आने वाली हर एक चीज, चाहे वो बड़ी सी एक बिल्डिंग ही क्यों ना हो, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही नीचे हम रोंगरू को देखते हैं, जहाँ पर वो मास्टर चेन को बहुत ही जोरों शोरों के साथ चीयर कर रही होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि मास्टर चेन और थर्ड एल्डर के बीच में इंटेंस फाइट चलती है। जिसके बाद हम थर्ड एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने 1000 स्टार पियर्सिंग नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके स्वॉर्ड से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जो कि आसमान में जाकर यहाँ पर स्टार से एक बहुत बड़े जाइंट से बॉल को बना लेती है, जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। और वो यहाँ पर ना मास्टर चेंग से इस पर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर मास्टर चेंग कहता है कि सही में जो स्वॉर्ड टेक्निक तुम यूज कर रहे हो ये यूजलेस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर चेंग भी अपने दोनों स्वॉर्ड को आपस में फ्यूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर का वो ब्लेजिंग स्टार जैसा अटैक और यहाँ पर मास्टर चेंग का ये जाइंट स्वॉर्ड अटैक दोनों जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। लेकिन मास्टर चेंग यहाँ पर इस हद तक पावरफुल होते हैं कि उसके उस ब्लेजिंग स्टार जैसे पावरफुल अटैक को मक्खन की तरह बीच से काटते हुए सीधा जाकर उसे 2 टुकड़े कर देते हैं, जिससे थर्ड एल्डर का वो पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ तक कि इसकी बॉडी भी और वो जमीन पे जा गिरता है। जिसके साथ हम देखते हैं कि मास्टर चेन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपनी तलवार को मेरे सामने उठा सको। यहाँ पर मास्टर चेन के इस रूथलेस बिहेवियर को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और
उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनमें से एक कहता है कि क्या ये सच है, क्या ये सच में एक इंसान भी है। यहाँ पर हम रोंगरू को देखते हैं जहाँ पर वो आकर मास्टर चैन के कपड़े को खींचना शुरू कर देती है और कहती है कि आज से आप मेरे नंबर 1 आइडल हो। जो देखकर मास्टर चैन उससे कहने लगते हैं कि छोटे बच्चों की तरह मेरे कपड़े खींचना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि दूर से वो ब्लैक राउंड वाला पर्सन भी कहने लगता है कि तुमसे फाइट में तो मजा आएगा। अब यहाँ पर मैं तुम सबको बता दूं कि ये वही मिस्टीरियस ब्लैक राउंड वाला पर्सन है जो कि इस मूवी के स्टार्ट से ही रोंगरू को फॉलो करता हुआ आ रहा है। जहाँ जहाँ वो जाती है ये जरूर पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से बहुत से स्लैश अटैक सीधा रोंगरू की तरफ हो जाते हैं, जो देखकर मास्टर चैन उसके सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने हाथ में ले लेता है, जिससे उनका हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की सामने आने लगती है, मास्टर चैन यहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है और फिर वो उनके बॉडी पर लगे उस पॉइजन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि मास्टर चैन को बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। जो देखकर रोंगरू ने पकड़ते हुए कहती है कि ग्रैंडपा हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैं जानती हूँ कि अब आप ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं कि मास्टर चैन का स्वॉर्ड ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि जाओ और जाके उसे पकड़ लो क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। जो देखकर यहाँ पे रोंगरू आगे आते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों को मेरे ग्रैंडपा को हर्ट करने नहीं दूंगी। और यहाँ पे रोंगरू को आगे आता हुआ देखकर मास्टर चैन अपने स्वॉर्ड को हटा लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। कि तभी यहाँ पर हम रोंगरू को देखते हैं जो कि उस बॉल को जो कि यहाँ पर उस मिस्टीरियस लड़की ने उसे उस रेस्टोरेंट में दिया था वो उसे यहाँ पर फोड़ देती है, जिससे वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्पल कलर का फॉग छा जाता है और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर मास्टर चैन रोंगरू को लेकर वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब मास्टर चैन यहाँ पर रोंगरू को लेकर हवा में फ्लाइट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उनका सर में फिर से वो पेन एक्टिव हो जाता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तेजी से एक घर से जा टकराते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर रोंगरू से कहने लगते हैं कि आखिर तुम मेरी जान की दुश्मन क्यों बनी हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो आपकी जान बचाना चाहती हूँ। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अच्छा, तुम यहाँ पर खुद को चोट पहुंचाकर मेरा टेस्ट बिगाड़ना चाहती हो और कह रही हो कि मेरी जान बचा रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा अगर एक बाल भी वाका हुआ तो इससे मुझे कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। और अब तो मैं अपनी 8th टेस्ट को पूरी करने में कितना ज्यादा क्लोज था। मैंने ऑलमोस्ट उस डिवाइन स्वॉर्ड को अचीव भी कर लिया था, लेकिन तुमने बीच में इंटरप्ट करके सब कुछ खराब कर दिया। सुनकर रोंगरू कहने लगती है कि लेकिन इससे आपकी जान भी जा सकती थी। जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी जान चली जाती तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होता, क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा सकता हूँ। जिस पर रोंगरू गुस्से के साथ कहने लगती है कि ऐसी ताकत, ऐसे मकसद का क्या फायदा जब आपको पता ही नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग बनकर क्या करना चाहते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उनके कॉन्शियसनेस में फिर से हलचल होना शुरू हो जाती है और फिर हमें वही लेडी दिखाई जाती है जहाँ पर वो भी सेम सवाल यहाँ पर मास्टर चैन से करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होकर पूरी तरीके से जमीन पर नॉकआउट हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें देखकर रात में अकेली रोंग रोती है और कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज ठीक हो जाइए, मैं आप पर दोबारा नहीं चिल्लाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी रात रोती रहती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें होली विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो कि चारों तरफ इन दोनों को ही ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही इनकी आवाज लगती है यहाँ पर रोंगरू की आंखें खुल जाती है और वो बाहर विंडो से झांक कर देखती है कि आखिर कौन है जो इनकी तलाश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उन लोगों को देखती है वो दौड़ते हुए मास्टर चैन के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि इन्हें तो तेज बुखार है और यहाँ पर मास्टर चैन उससे पानी मांगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी थी। जो देखकर वो यहाँ पर उनके बैग को खोलती है जिसमें उसे मीट का कुछ पीस मिल जाता है जो कि यहाँ पर उसने रोंगरू के लिए बचा कर रखा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। जो देखकर रोंगरू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बुरी तरीके से इमोशनल भी हो जाती है। फिर डिसाइड करती है कि ग्रैंडपा हमेशा आपने मेरी जान बचाई है ना, तो आज मैं आपकी जान बचाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर एक सिजर नजर आता है और फिर वो उसे लेते हुए अपने बालों को काटना शुरू कर देती है और फिर अपने बालों को काटने के बाद वो तेजी से उस होली विलेज के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर उसे स्काउट कर रहे थे उनमें से जो उनका एक बंदा होता है जिसके पास एक डॉग भी होता है, वो यहाँ पर उसकी स्मेल को सेंस कर लेता है। जैसे ही उसे वो स्मेल मिल जाती है वो यहाँ पर उसका पीछा करने लगता है, जो देख के सारे गार्ड्स भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी मौके पर हम रोंगरू को देखते हैं जो कि एक लोहार के घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसके पास मौजूद उस की को ठिकाने लगाने का सोचती है, जहाँ पर एक जगह पर आग जल रही थी और वो
अंगारों के बीच में उसे रख देती है कि तभी यहाँ पर वो डॉग भी पहुंच जाता है। साथ ही वहाँ पर 2 सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं तो उनके सामने रोंग रू होती है जिन्हें कि ये लोग लड़का समझते हैं। तभी यहाँ पर रोंग रू को लड़का समझकर ये लोग पूछते हैं कि एक बात बताओ बच्चे, क्या तुमने अपने हम उम्र की एक लड़की को देखा है जो कि ऐसी दिखती है जैसे कि मानो वो कोई शहजादी हो। यहाँ पर ये सुनकर रोंग रू कहने लगती है कि नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अभी यहाँ पर रोंग रू की आवाज को सुनकर इन सभी को शक होता है और फिर वो लोग उस बुक में चेक करते हैं कि क्या किसी लोहार का एक बेटा भी है इस घर में। लेकिन तभी यहाँ पर उन लोगों को उसका हुलिया देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है और फिर वो कहने लगते हैं कि छोड़ो भी, होगा कोई, हमें क्या। ही कहते साथ ही वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रोंग रू को यहाँ पर खाने की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिसे स्मेल करते हुए वो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर एक जगह पर खाना रखा था। और फिर जैसे ही वो उसका एक बाइट लेती है कि तभी यहाँ पर ऊपर से एक बड़ा सा बकेट आकर उसके ऊपर गिर जाता है और पीछे हम देखते हैं कि नन्हा तांग वहाँ पे खड़ा होता है और फिर वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती, बताओ तुम कौन हो। यहाँ पर रोंग रू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं तो बस यहाँ पर भूखी हूँ। यहाँ पर रोंग रू को देखकर नन्हा तांग कहने लगता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जिस पर रोंग रू बताती है कि मेरी मदर जा चुकी है और मेरे फादर भी लापता है, मैं बस मेरे ग्रैंडपा के साथ हूँ। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तांग उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस अपने ग्रैंडफादर के लिए यहाँ पर खाना लेने आई थी। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पेट से फिर से गुर्राने की आवाज आती है, जो सुनकर यहाँ पर तांग हंसते हुए कहने लगता है कि चलो फिर सबसे पहले तुम्हें कुछ खिलाया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग रू से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ। जिस पर वो बताने लगता है कि मेरी मदर जा चुकी है और जब से मेरी मदर गुजरी है मेरे फादर हमेशा उदास रहा करते हैं। इसी दौरान ये सारी बातें सुनकर रोंग रू रोने लगती है और कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर खाना लेने के लिए आई थी। जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है, जो देखकर तांग सन यहाँ पर जाकर उसे खाना देते हुए कहता है कि तुम तो एक मर्द हो और मर्द ऐसे रोते नहीं। और फिर वो उसे वही शुगर एप्पल देते हुए कहते हैं कि लो इसे खाओ और एंजॉय करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस विलेज के बाहर बहुत से सोल्जर्स होते हैं जो कि छानबीन कर रहे होते हैं, जिनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि क्या वो लोग सच में इस विलेज में आए भी होंगे। अभी यहाँ पर हम तांग सन और रोंग रू को देखते हैं जहाँ पर वो लोग यहाँ से निकलने में लग जाते हैं और फिर तांग सन इन लोगों का ध्यान भटकाता है, पीछे से रोंग रू निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर मास्टर चैंग को अपनी वही पुरानी मेमोरीज उन्हें ट्रिगर होती हैं, जिन्हें याद करते साथ ही वो उठकर बैठ जाते हैं और वो यहाँ पर खुद को कमरे में अकेला पाते हैं और उसे रोंग रू की फिक्र होना शुरू हो जाती है। जिसके साथ ही वो अपने आसपास उसे देखने लगते हैं कि तभी यहाँ पर दोबारा से उसके पेन पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे उसके सिर में इस हद तक पेन होता है कि वो खड़ा तक नहीं हो पाता। कि तभी यहाँ पर रोंग रू आ जाती है और वो यहाँ पर आकर उन्हें संभालते हुए कहती है कि क्या आप ठीक है। जिस पर वो पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास वो जो लॉकेट मौजूद था जो कि की है वो कहाँ पर है। जिस पर वो बताने लगती है कि उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैंने उसे एक जगह पर छुपा दिया। और फिर वो उसे खाना और पानी दिखाते हुए कहने लगती है कि देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ और साथ ही मैं आपके लिए ये शुगर एप्पल भी लाई हूँ। जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वापस से मास्टर चैंग को वही लड़की नजर आती है, जिसके साथ ही हमें बताया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मास्टर चैंग की कोई एल्डर सिस्टर है, जिनकी वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और जिनका नाम लिंग बिंग लिंग है, जो कि यहाँ पर मास्टर चैन से कहती है कि बताओ तुम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या करना चाहते हो। जिस पर मास्टर चैन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। कि तभी यहाँ पर वो एल्डर सिस्टर यहाँ पर उसके मुंह में उस कैंडी को रखती हुई कहती है कि ठीक है फिर अगर तुम्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता तो तुम हमारी ग्लेज्ड सेक्ट में आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जिसके साथ ही वो ये भी दिन याद करता है जहाँ पर वो उसके सेक्ट की लीडर बनी थी कि फिर एक सफर के दौरान उन पर एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसी मुठभेड़ में उसकी एल्डर सिस्टर की जान चली जाती है, जो देखकर वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आपको नहीं बचा पाया। जिस पर उसकी एल्डर सिस्टर कहने लगती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो जा रही हूँ लेकिन मैं अपने पीछे मेरी सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंपती हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर उसकी एल्डर सिस्टर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दम तोड़ देती है, जो देखकर मास्टर चैन पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही प्रेजेंट टाइम में हम मास्टर चैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बुरी तरीके से रोते हुए कहने लगते हैं कि मैं तो बता भी नहीं पाया कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर मास्टर चैन को इस कदर रोता हुआ देखकर रोंग रू उनके पास जाती हुई कहती है कि मत रोइए, मेरे पास तो इनफ खाना भी है, मैं आपको खाना भी दूंगी। जिस पर वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे तुम ही खाओ। और फिर वो अपने पास से कुछ निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर हम देखते हैं कि ये चीज असल में एक फर्स्ट सोल रिंग होता है, जो कि यहाँ पर मास्टर
चैन उसे एज अ बर्थडे गिफ्ट देते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि हाँ मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जो देखकर और सुनकर यहाँ पर रोंगरो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मास्टर चैन को हक करती हुए कहती है कि ग्रैंडपा आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। जिसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि मास्टर चैन उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज तुम देख रही हो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी मार्शल स्पिरिट है और उसके हाथों में उसके ग्लेज्ड सेक्ट का टावर भी होता है। जो देखकर यहाँ पर मास्टर चैन कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे सेक्ट का टावर है, जिस पर वो कहती है कि नहीं ये हमारे सेक्ट का टावर है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हांग तियान दाउलू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तांग सान को ही ढूंढ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रोंगरो दोबारा से विलेज में निकल जाती है क्योंकि उसे फूड की जरूरत थी। लेकिन रास्ते में वो देखती है कि यहाँ पर जहाँ पर मास्टर चैन रुके हुए हैं वहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्टिगेट के लिए पहुंच जाते हैं। जो देखकर वो अपने सामने रखे उन सारे बैरल को गिराकर सभी का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचते हुए वहाँ से दूर जाने लगती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तांग सान विंडो खोलता है और यहाँ पे जैसे ही तांग सान को अपनी नजरों के सामने मास्टर चैन देखता है तो वो यहाँ पर तांग सान का पूरा फ्यूचर देख लेता है। वो कहने लगते हैं कि ये बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर तांग सान सीधा अब गेट से अंदर आते हुए कहने लगता है कि क्या आप वही ग्रैंडपा हो जिसके बारे में वो बच्चा बता रहा था। उसने मुझे आपके बारे में बताया कि आप मुझे यहाँ पर मिलोगे और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने कल से उस छोटी लड़की को नहीं देखा। जो सुनते साथ ही मास्टर चैन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इमीडिएटली यहाँ से रोंगरो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पिरिट हॉल के लोगों ने रोंगरो को पकड़ लिया होता है और वो लोग कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा तुमने खुद को बहुत ही अच्छे से छुपा रखा था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा उछलती हो और इसी वजह से आज तुम्हारी शरारतों ने तुम्हें पकड़वा दिया। जिस पर वो कहने लगते हैं कि मेरे ग्रैंडपा आकर तुम सभी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। जिस पर उनमें से एक कहने लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडपा तो मर चुका होगा क्योंकि उस पॉइजन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। जिस पर वो कहती है कि तुम जैसों के लिए तो मैं ही काफी हूँ, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम सभी के दांत बाहर निकाल दूंगी। जो सुनकर सभी लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वही ब्लैक रॉब्ड पर्सन दोबारा से जो कि एक वुमेन होती है यहाँ पर इसे फॉलो करती है और वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम पकड़ी गई, जब तक तुम जिंदा रहोगी तो यहाँ पर तुम्हारे फादर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स होते रहेंगे और जैसे ही तुम मर जाओगी तो सब कुछ तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब सभी लोग यहाँ पर रोंगरो का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पीछे से मास्टर चैंग आ जाते हैं और फिर वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि क्योंकि अब रोंगरो ने कह दिया है कि वो तुम्हारे दांत बाहर निकाल कर रख देगी तो अब मैं मेरी ग्रैंड डॉटर की विश को कैसे फुलफिल ना करूं। इसी दौरान वो यहाँ पर तांग सान के साथ जो पर्सन रहते हैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर काफी वक्त से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आखिर तुम यहाँ पर आकर कुछ कर क्यों नहीं रहे। जिस पे यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे दूसरों के मामलों में ना कराने की तुम्हारी तरह गंदी आदत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी तरह एक पावरफुल डाउलू हूँ, तो मुझे इन सबसे दूर ही रखो। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे जैसा इंसान जो कि अपने बेटे की कुकिंग पर डिपेंड रहता है उससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जिस पर वो कहने लगता है कि अगर तुम सच में इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर नजर ही मत आना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिस पर मास्टर चैन कहने लगते हैं कि बच्चों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करो, एक दिन यही लोग हमारे फ्यूचर को कैरी करेंगे। सुनकर यहाँ पर वो ओल्ड मैन तांग सान को याद करते हुए अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा और अब लगता है कि मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ब्लैक रॉफ्ट वाला पर्सन भी यहाँ पे रोंगरो पर अटैक करने के लिए अपने पावरफुल से अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन यहाँ पे उसे भांप लेता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की काले कारनामे मेरे सामने बहुत पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं और अब यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट मैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक राउड वाला पर्सन वहाँ से एस्केप करने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उस ओल्ड मैन की क्रीचर फॉर्म उसके सामने आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा जाइंट होता है, जिसे देखते साथ ही वो उस पर स्लैश अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक यहाँ पर उनके हैमर से टकराता है तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, जिसके साथ ही यहाँ पर वो मास्टर अपनी सोल रिंग्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जरा अब इसका मजा चखो। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक और पावरफुल डाउलू अटैक एक्टिवेट करते हुए अपने उस हैमर को और ज्यादा जाइंट कर लेता है, जिसके बाद एक के बाद एक मीटियोर्स भी गिर रहे होते हैं और फिर वो उस जाइंट हैमर को उस ब्लैक राउड वाले होली चर्च के उस पर्सन पर बहुत ही फोर्स के साथ दे मारता है, जिससे सेकंड्स में यहाँ पर ये बंदा जमीन से जा टकराता है और सारे मीटियोर्स भी जमीन पर जा लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसी दौरान हम तांग सान को देखते हैं जहाँ पर वो भी ये सारा नजारा देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चैन यहाँ पर रोंगरो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि रोंगरो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो, तुमने जो कुछ भी कहा है मैं आज उन सबको
यहाँ पर सच करने वाला हूँ। अब मैं समझा कि आखिर क्यों मैं मेरे लास्ट टास्क को अब तक पूरा नहीं कर पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं भूल चुका था कि आखिर मैं स्ट्रॉन्ग किस लिए बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जिस पर रोंगरू रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। इसी दौरान यहाँ पर हम उन सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर अपने अपने बीस्ट को समन करते हुए कहते हैं कि इसे जान से मार डालो वरना बाद में हम बहुत पछताएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चैन भी अपने उस डिवाइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चल चुका है कि क्यों मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, और जवाब यही, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि मैं उन सबकी प्रोटेक्शन कर सकूं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं तो वो वॉइस बताने लगती है कि फाइनली शूरा टेस्ट का 8वां पार्ट सक्सेसफुली हो चुका है, जो देखते साथ ही मास्टर चैन कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर शूरा स्वॉर्ड डीमन ने ऑलरेडी यहाँ पर रोंगरू को पहचान लिया था कि उसके जरिए से ही मैं इस लेवल को क्लियर कर पाऊंगा। जिसके साथ ही मास्टर चैन यहाँ पर उस स्वॉर्ड का वो कमाल का स्किल दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हवा में जाते साथ ही यहाँ पर अपने शूरा स्किल्स नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे पावरफुल स्लैश अटैक यहाँ पर सीधा उन सभी की तरफ हो जाता है और वो लोग बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। इनके पास रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं होता और आधे लोग तो ऐसे ही वहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर चैन एक एक करके सभी को ढेर करते जाते हैं और हवा में जंप करके जितने भी सोल मास्टर्स थे उन सभी पर पावरफुल स्लैश अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सारे सोल मास्टर्स मिलकर भी उसके स्लैश अटैक को नहीं रोक पाते कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर चैन के पीछे 2 लोग अपीयर हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर चैन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से उनको भी जान से मार देते हैं और फिर यहाँ पर अपने 1000 सोलर स्लैश नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर एक के बाद वो सारे स्वॉर्ड्स एक जगह पर पॉइंट आउट होते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि आधी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पर हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर उसने उस ब्लैक रॉब्ड वाले पर्सन को भी यहाँ से पूरी तरीके से डरा कर भगा दिया था। अब यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर रोंगरू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसी दौरान हम मेन चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर एक स्टैचू के सामने एक पर्सन मौजूद होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं हमारे एंजल गॉड पर पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ। हमने रोंगरू के फादर को हर लिहाज से फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी कोई भी कंडीशन को नहीं मान रहा और अब लगता है कि हमें अल्टरनेट रास्ते को अपनाना होगा। जिस पर दूसरा पर्सन आते हुए कहता है कि ब्रदर, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पास अभी एक और ध्रुव का इक्का बचा हुआ है? और फिर वो बताने लगता है कि क्या तुम स्प्रिट हॉल के होंग युआन को भूल गए? और शायद मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है कि जब तक स्प्रिट हॉल के लिए लाइफ एंड डेथ वाली कोई बहुत ही क्राइसिस वाला मोमेंट नहीं आता, हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिक्योरिटी को यहाँ पर इनकी बातें सुन रहा होता है, जो कि यहाँ पर उस एल्डर को पता चल जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर छुपकर हमारी बातें सुन रहा है। जिस पर वो लड़की भी सामने आ जाती है और फिर बताने लगती है कि दा गुआंग फेंग के 4 लोगों ने मिलकर ली बाओ ली जोंग का सीक्रेटली मर्डर कर दिया है और अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो स्पिरिट हॉल के ये सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेडी और कोई नहीं वही होती है जो कि यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी। यहाँ पर वीबी लॉन्ग को देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि मैं वुहिन हॉल से आया हूँ और मुझे इस पर शक है। मुझे लगता है कि बीवी लॉन्ग असल में ट्रेटर है जो कि बार बार हमारे मामले में दखल देती है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसे कैदी बनाने का ऑर्डर दे देता है और जैसे सिपाही उसके पास आते वो कहने लगती है कि एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा ये स्पिरिट हॉल हमारे हाथों एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर दांगसन और श्याओ वो अपनी रोंगरू की हेल्प करते हैं और कैसे उसके फादर को एस्केप कराने में मदद कराते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।